हेलो बाबू। तो आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के अपने आखिरी टॉपिक पर हैं। ग्रुप 18 हम लोग पढ़ रहे थे और इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर अच्छा लगा होगा। और उम्मीद से बेहतर हमको कमेंट आप लोगों का मिला है और काफ़ी अच्छा अच्छा कमेंट मिला है। तो थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ा है। मन कर रहा है कि और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए और कुछ नया पढ़ाया जाए। तो आज हम लोग बिल्कुल अपने प्रीवियस टॉपिक से ही जुड़ा हुआ सवाल जवाब करेंगे। और प्रीवियस टॉपिक में जैसे हम लोग पढ़े थे बाबू कि जेनॉन का कुछ डिफरेंट नेचर है। पढ़े थे ना, अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किए थे, जेनॉन का अद्वितीय व्यवहार, ये थे ना बात। तो आज के लेक्चर में हम लोग जेनॉन के इसी अद्वितीय व्यवहार का, हालांकि हम लोग कंपाउंड बनाए थे, हमको मालूम है कैसा क्यों हुआ, बट अगर प्रश्न यही बना दिया जाए कि इस पूरे के पूरे अक्रिय गैसों में जेनॉन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर क्यों रखता है, मान लो ये सवाल हम आपको दे दिया, तब तुम्हारे पास जवाब क्या होगा कि जेनॉन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो इतना होती है, इतना होती है, इतना होती है, यही ना बोल पाओगे। तो मेरे पास कुछ और रीजन है, या उन्हीं बातों को जो तुम अभी लिखना चाह रहे हो, उन्हीं बातों को सही से लिखने का तरीका भी है। तो उसको हम एक प्रश्न बना सकते हैं कि जो अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैसों में जेनॉन ही अपना अद्वितीय गुण, या फिर बाबू बोले इसको व्यवहार, सही रहेगा, क्यों दर्शाता है, क्यों दर्शाता है। अगर बाबू आप मेरा लेक्चर देखे हो, सही से प्लेलिस्ट को पढ़ रहे हो, सीक्वेंस में देख रहे हो, तो तुमको पता होगा कि ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। इसके अलावा भी एक और है आवर्त नंबर 7 में, जिसका नाम UUO है, और उसका नाम भी हम आपको लेकर के बताए थे, है ना, अन अन ऑक्टियम करके बताए थे ना आपको। इसमें हीलियम को हम एक एक्सेप्शन माना, हालांकि हीलियम का था 1s2, है ना, ये पी ब्लॉक से कहीं से भी रिलेट नहीं करते, लेकिन अक्रिय होने के कारण, अक्रिय होने के कारण हीलियम को यहां बैठाया गया है, मालूम है ना, बताइए, साइड करते हैं इस बात को। दूसरा जो अपवाद वाला निकला वो था जेनॉन, इसलिए अपना इसके पास सवाल है। अब हम इसको अक्रिय ना बोल करके इसे उत्कृष्ट बोलेंगे। इसका मतलब इनकी जो पूरी की पूरी श्रेणियां हैं बाबू, उन श्रेणियों को अब हम अक्रिय गैसों की श्रेणी नहीं बोल सकते, उसे हम लोग उत्कृष्ट गैसों की श्रेणी बोलते हैं। एक और जरूरी बात जो आप अपने कॉपी में नोट करके मेंशन करेंगे कि ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। कौन? ये जो पूरे के पूरे उत्कृष्ट गैस हैं, रेडॉन को छोड़कर रेडियो एक्टिव है वो। इसके अलावा ये पृथ्वी पर बहुत ही अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी मेंशन करना है। जेनॉन के बारे में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि इनकी इनकी आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ही, बहुत ही कम होता है बाबू। आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ही कम होता है। अब हम मत बोलना कि आयनन एंथैल्पी क्या है, अगर नहीं जानते तो बस इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद लेक्चर नंबर 1 पढ़ लो यार, वहां हम अच्छे से सब डिस्कस किए हैं। बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा का जो व्यय है वही है, तो कम ऊर्जा लग रहा है बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना। और बाह्यतम कक्षा कौन? कभी पी ऑर्बिटल है बाह्यतम कक्षा, सही बोल रहे हैं क्या? अरे यार, सबका जोड़ा बना हुआ है ना। अब इनकी आयनन एंथैल्पी कम होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन इसका निकल करके कहां पहुंचे जा रहा है बाबू? डी ऑर्बिटल में, मालूम है, sp3d, sp3d2, sp3d3। हाइब्रिडाइजेशन किस में पाया गया? किसमें पाया गया? जेनॉन में पाया गया। आखिर जेनॉन में ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि, जवाब में क्या बोलेंगे? क्योंकि जेनॉन की आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम का मतलब
किसकी तुलना में? तो बाकी उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस जो हैं, देखो उत्कृष्ट अक्रिय हम बोल रहे हैं, तुम समझ ही रहे होगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनकी तुलना में इनका आयनन एंथैल्पी का मान बहुत ही कम होता है, बात नंबर एक। दूसरा नंबर हम पॉइंट देंगे, इसी आयनन एंथैल्पी के कारण उत्पन्न होने वाला एक व्यवहार, इनका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बाबू? sp3d, sp3d2, sp3d3। और उसके बाद होता क्या है बाबू? इन्हीं प्रसंकरणों में, इन्हीं प्रसंकरणों यानी हाइब्रिडाइजेशन में ये 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 क्या था? ये क्रमशः, क्रमशः XeF2, XeF4, XeF6 कंपाउंड, कंपाउंड है ना, बना लेते हैं, बना लेते हैं। अगर कोई बोला कि और व्याख्या करो, तो इसी पॉइंट से बाबू तुम और व्याख्या कर सकते हो। जैसे जैसे हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो परमाण्विक त्रिज्या, परमाण्विक त्रिज्या किसकी? ज़ेनॉन की, ज़ेनॉन की बाकियों की तुलना में बड़ी होती है। ये सब बात लिखना है, जो हम बोल भी रहे हैं ना, उन बातों को भी लिखना है बाबू। ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो जो हम बोलते जाएं उसको भी लिखते जाओ। अब देखो होगा धमाका, ठीक। तो परमाण्विक त्रिज्या ज़ेनॉन की, बोलो यार, बड़ी होती है। बड़ी होने के वजह से, परमाण्विक त्रिज्या बड़ी होने के वजह से आयनन एंथैल्पी का मान कम, इतना कम कि हाइब्रिडाइजेशन दिखा। सर सब तो एक ही पॉइंट है, बेशक एक ही पॉइंट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पॉइंट तो बनाना पड़ेगा ना, इसलिए पॉइंट बनाने के लिए ऐसा लिखना पड़ा है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सर, तो ज़ेनॉन का फ्लोरीन के साथ तो रिएक्शन देखा हुआ है, अब 3 कंपाउंड और है, और ये भी हमको प्रीवियस ईयर से ही रेफरेंस मिला है। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस क्या करना है? कंपाउंड बनाना है, उसमें उतना टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट रिलैक्स, कीप काम, रिलैक्स। गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, फिर से सांस लें, क्योंकि ऐसा नहीं कि सांस लेकर के रुक गए, बार बार लेते रहना है बाबू। ज़ेनॉन ट्राइफ ऑक्साइड, सबसे पहले ये बताओ कि ज़ेनॉन किस आवर्त में है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। यानी कि हीलियम कहां शुरू होता है? n बराबर 1 से। तो 1 2 3 4 5, ज़ेनॉन 5वें आवर्त में है, इसलिए ज़ेनॉन के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 5p6 होगा। यानी बाह्यतम, बाह्यतम कक्षा इसका 5वां है। और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है सर? देख लो, 6 2 8, तय है ना बात। बाह्यतम कक्षा अक्रिय हैं, उत्कृष्ट हैं, लेकिन अक्रिय तो हैं, तो इनका अंतिम जो कक्षा होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो सही कि गलत? 8 होंगे ना, चलो ठीक। अगर 8 हैं और ऑक्सीजन कितना चाहिए बाबू इनको? 3, तो ज़ेनॉन को मैंने यहां लगा डाला, तो लाइव झिंगा लाला। ऑक्सीजन 3 चाहिए, 1 2 एंड 3। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ज़ेनॉन के बाह्यतम कक्षा में 8 हैं, 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8। और फिर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं दोस्ताना व्यवहार। किसके किसके बीच में देखते हैं? यहां देखो, ये हुआ अपना अष्टक पूरा, ये भाई साहब किए अपना अष्टक पूरा, ये भाई साहब किए अपना अष्टक पूरा। सही बात है क्या? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और ये लोन पेयर रह गया। मतलब
सर क्या हम इसको सर क्या हम इसको, यस यस, तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोचे बउआ, एकदम सही सोचे कि सर आप जो बनाने वाले हैं जेनॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, जेम्स बॉन्ड मेरे साथ, और उसके बाद डबल इलेक्ट्रॉन के साथ, यही तो है, क्या कहलाता है ये? अरे क्या कहलाता है, नाम बताए थे, लोन पेयर। हाँ यहां पर एक हल्का सा स्पॉट लग रहा होगा, वो क्या उसको बोलते हैं भाई, जो बहुत देर से कैमरा मेरा बंद था तो वेपर बन गया है बाबू थोड़ा सा वहां पर, इसलिए वो हल्का सा है, धुंधला सा है। बट तुम मेरे पर फोकस रहो, मेरे पर अपना पूरा पिक्सल मेरे ऊपर रखो, एंड यहाँ यहाँ बता रहे हैं नीचे, इस पर देखो। सर क्या ये समझाएंगे आप? तो नहीं समझाएंगे क्या? अरे फिर आए किस लिए हैं? ये 2 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सा धुंधलापन हट जाएगा ना, फिर हम चालू करते हैं। ओके, हम पॉज कर लेते हैं थोड़ा सा। चला गया है टाइम, तुम देख सकते हो टाइम ज्यादा चला गया बाबू, लेकिन ये वेपर नहीं हटा अभी तक, इसलिए हम इसको आपको यहां बता रहे हैं, ठीक है? आप यहां ध्यान दो। तो आपको तो पता ही है जेनॉन का क्या पता है सर, कि ये 5s2 और 5p6 होते हैं, ये तय है ना? तो 6 टोटल, बाह्यतम कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर इसके? 8। O4 है, तो बस 4 के साथ रिलेशन है इनका, Xe। देखो यहां पर एक ऑक्सीजन यहां, 2, 3, 4, और सभी ऑक्सीजन को देखो यहां पे 2, 2, 4, 2, 6, ध्यान दोगे बाबू, 8। अगर हम अपना पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, इत्मीनान से, हड़बड़ाइएगा नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 4। अब सभी ऑक्सीजन को ध्यान रखोगे, सभी के बाह्यतम कक्षा में 6 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और सब बॉन्डिंग बनाएंगे। तो ये रहा इनका बॉन्डिंग, ये रहा इनका बॉन्डिंग, ये रहा इनका बॉन्डिंग, और ये रहा इनका बॉन्डिंग, और सभी के बॉन्डिंग में 2 की 2, 2 और 2 दिखेगा, दिख रहा है ना? इसलिए इनकी संरचना जेनॉन के लिए डबल, 1, 2, 3 और 1, 4 दिखा, और इसका 8 अपना संतुष्ट भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा अपना जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है सर? तो वो थोड़ी ना बचने वाले हैं, वो भी जानेंगे, लेकिन बाबू ध्यान रखो एक बात, वहां पहुंचने से पहले हम एक बात बता दें कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन फ्लोरीन को तो एक ही चाहिए, फ्लोरीन को एक चाहिए। तो फ्लोरीन जो है वो 4 लिया, जेनॉन के पास 8 है, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन 4 लिया, और बाकी का 4 कौन लिया? ऑक्सीजन तो 2 ही लेगा, तो 4 2 6, तो जेनॉन के पास 2 एक्स्ट्रा बचेगा। और जेनॉन XeF4 का तुम फोटो बना चुके हो। कब बनाए हैं सर? गलत बात है सर, कभी नहीं बनाए सर। ऐसे तुम बोल सकते हो, ये तुम्हारा अधिकार है, और मेरा काम है सिर्फ आपको याद दिलाना कि सर ये काम तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, है ना बाबू? ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, और ये चौथा फ्लोरीन, सभी फ्लोरीन के साथ ये सिंगल सिंगल जुड़ा है, सही? बट ऑक्सीजन के साथ ये कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा? 2। बाबू एग्जाम्पल यहां है यार। तो ये हो गए जेनॉन का 1, 2, 3, 4, 2, 6। तो फिर से इसका कौन बच गया? ये कौन है सर? यही तो है, लोन पेयर, सही है ना? तो इस तरीके से हम 3 चेक कर लिया, जेनॉन ट्राईऑक्साइड, जेनॉन टेट्राऑक्साइड, जेनॉन ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है? तो चलो एक और दिलचस्प क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है बाबू, क्वेश्चन है कि सल्फर एसिड होता है ना, और ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा अक्रिय वाले चैप्टर से अलग है। सल्फर और ऑक्सीजन, O2 होता है, O2 अणु, अणु सल्फर एसिड अणु, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों वर्ग 16 के तत्व हैं। फिर भी सल्फर गैस, ओहो हो, फिर भी सल्फर
सल्फर ठोस और ऑक्सीजन गैस के रूप में रहता है। गैस के रूप में रहता है। क्यों? 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 क्या आपने हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर देखा है? अभी जाएं ताज क्लासेस के प्लेलिस्ट में और वहां जाकर हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को देखें, जहां मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में चर्चा की है। ये रहा ऐड। बट हम आपको थोड़ा सा सिग्मा और पाई बॉन्ड यहीं पे समझाएंगे। लाइट कट गया है बाबू, तो लाइट आप फ्लक्चुएट करना महसूस कर रहे होगे, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हम थोड़ा देर के लिए शट डाउन लेंगे और वीडियो को हम एडिट करके आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए, ऑलमोस्ट 40 मिनट के बाद हम लोग मिल रहे हैं लगभग 40 मिनट हो गया और लाइट ऑफ हो गया था बाबू, जिस वजह से वीडियो नहीं सही आता, क्योंकि लाइट फ्लक्चुएट कर रहा था बहुत ज़्यादा। बट लेक्चर कंटिन्यू होगा, द शो मस्ट गो ऑन। और शो क्या है भाई? शो ये है सर कि सल्फर ठोस है, सल्फर ठोस है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो गैस रूप में, सल्फर यानी S8 अणु, S8, S8 अणु, और ऑक्सीजन का मतलब हो गया O2। ऐसा क्यों? तो एक तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप मेरे YouTube के प्लेलिस्ट पर जाओ और वहां जाने के बाद आप हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़ोगे तो उस टॉपिक में जाओगे तो आपको दो बॉन्ड की कहानी पता चलेगी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, नॉट जेंस बॉन्ड। ठीक? तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जब तुम पढ़ाई करोगे, उसको पढ़ोगे, तो तुमको समझ में आएगा। जो कि हम बेसिक बात बता देते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को सिग्मा और दूसरे को क्या कहा जाता है? पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा होगा और पाई होंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है। अब इस वजह से जब जब पाई बॉन्ड बनेगा तो आप समझ जाओगे कि ये कमजोर वांडरवाल बल हैं। विशेष चर्चा आपको वहां मिलेगी, ठीक है, उस लेक्चर में, जिसके बारे में हम यहां आपको बता रहे हैं। ठीक है, विशेष चर्चा, फिलहाल आप इतना जानो। तो बाबू, ऑक्सीजन जो है वो दो परमाणुओं के साथ संयुक्त होते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं। डबल बॉन्ड बनाने के सिनेरियो में, मतलब जब डबल बॉन्ड वो बना रहा होगा, इस सिचुएशन में एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड के सीन में एक सिग्मा है, एक पाई है, जिस वजह से ये कमजोर आबंध दर्शाते हैं। कमजोर आबंध दर्शाने के कारण, इनका बंधन कमजोर होने के कारण ये गैस रूप में मौजूद होते हैं। और हम आपको थोड़ा सा एक और बात बता दें बाबू, कि जब पाई बॉन्ड की कहानी होती है तो उसमें पी ओवरलैपिंग, सॉरी, पाई बॉन्ड की जब कहानी होती है, ये बाबू ये सिग्मा बॉन्ड का हो गया। जब बात हम पाई बॉन्ड की करेंगे तो ओवरलैपिंग साइड वाइज होता है, हेड टू हेड होता है। ये देखिए, ये ओवरलैपिंग है, ये डबल बॉन्ड के लिए कहानी यहां है, और इसलिए ये कमजोर बंध बोला जाता है। कमजोर, हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं ये, ज्यादा कमजोर बंधन होते हैं ये। कमजोर बंधन आसानी से टूटते हैं, जिस वजह से ये अपने अणु के रूप में कैसे होते हैं? गैस रूप में। सल्फर जो S8 है, यहां सिग्मा है, वांडरवाल यहां भी मौजूद है, लेकिन लेकिन ये एक रिंग फॉर्म में होते हैं बाबू। हम फोटो बनाए ना उसका, क्राउन शेप बनाए ना उसका, क्राउन शेप बनाए ना उसका, याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर बाबू बना चुके हैं ना। यहां भी सिंगल ही है, लेकिन एक रिंग शेप में होने के कारण काफी मजबूत बंधन दर्शाते हैं, जिस वजह से सल्फर ठोस रूप में रहता है। और पाई सिग्मा बॉन्ड मौजूद रहने के वजह से कमजोर वांडरवाल होते हैं। इस वांडरवाल बल के कमजोर होने के वजह पाई बॉन्ड का होना, जिस वजह से ऑक्सीजन के अणु O2 कमजोर होते हैं और वो गैस रूप में मौजूद होता है। हम यहां पर आपको शब्द यहां पर लिख दे रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे, है ना। ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु, अणु कौन हो गए बाबू? O2 में एक सिग्मा और
एक पाई बॉन्ड विद्यमान रहता है, रहता है, जो इसे कमजोर वांडरवाल बल प्रदान करता है, प्रदान करता है, जिस कारण O2 का मालूम है ना बाबू, ऐसा होता ना O2, ठीक, जिस कारण इसके परमाणु आसानी से विलगित, आइसोलेट, अलग थलग भी हो सकते हैं या हो जाते हैं, भी हो जाते हैं। तो दो कारण निकलकर सामने आया। नंबर वन, कमजोर कमजोर वांडरवाल बल और एक सिग्मा और पाई बॉन्ड बॉन्ड का होना। तो हम यहां लिखेंगे अतः, क्या है कलर, ग्रीन है, अच्छा, अतः कमजोर वांडरवाल बल का होना तथा एक सिग्मा और पाई बॉन्ड का होना, पाई बॉन्ड का होना, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड का होना ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को गैसीय रूप, गैसीय रूप प्रदान करता है। मतलब ऑक्सीजन जो है अपने अनुरूप में सबसे पहले वो किस रूप में पाए जाएंगे, गैस के रूप में। पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। सल्फर, सल्फर अणु, सल्फर अणु S8 के रूप में रहते हैं। यहां भी सिंगल बॉन्ड है, यहां भी कौन सा बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड तो है ही है, लेकिन क्या है सर, लेकिन इनकी रचना रिंग के समान है। इनकी रचना किसके समान है बाबू, रिंग, वलय, वलय रिंग के समान है, रिंग के समान है, जो जो S8 को क्या प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। क्या प्रदान किया, दृढ़ता प्रदान करता है। और इससे हुआ क्या, हुआ ये कि परिणामतः S8 किस रूप में पाया गया, ठोस रूप में पाया जाता है। अब ये सवाल यहां क्यों आया, चैप्टर क्लोज हो चुका था, हम क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, ये सवाल सामने आया, तो हम बोला इसको डिस्कस कर लेते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। और ये कौन से चैप्टर का है सर, आपने डिस्कस किया है ग्रुप नंबर 16। ये सवाल क्यों, जो प्रीवियस ईयर में आया, ये सवाल क्यों है भाई, इसलिए ये सवाल है कि दोनों ही ग्रुप 16 के हैं, तो नेचर दोनों का इतना अंतर कि एक जो है वो किस स्टेट में है, गैस स्टेट में, गैसीय रूप दे रहा है देखो यहां, और दूसरे वाले किस रूप में है, ठोस रूप में। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, बात समझ में आया ना, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। अब यही सवाल जुड़ा हुआ वर्ग 15 में भी है, कहां है, थोड़ा सा अभी, अब जब बात शुरू ही हो गई है तो ग्रुप 15 अभी 16 किए थे, अब ग्रुप 15 से एक सवाल देख लो। नाइट्रोजन कैसा अणु है, द्विपरमाण्विक अणु है, अणु है, जबकि जबकि फास्फोरस चतुष्परमाण्विक है, P4 है, चतुष्परमाण्विक है। आप हिंदी में लिख लीजिएगा भाई, P4 है। ऐसा क्यों, हम थोड़ा तेज हाथ इसलिए कर रहे हैं बाबू,
कि लाइट का कोई ठिकाना नहीं है यार, लाइट इंटरप्ट होता है, बहुत वेट करना पड़ता है, तुम टाइम देख सकते हो, और आधा आधा घंटा वेट करके वीडियो बनाना पड़ता है। जब ये सब ठीक होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हवा तेज चल गई तो इंटरनेट बंद हो गया, इसी वजह से लाइव भी क्लास नहीं चल पाता है। बहुत सारे रीजन है ना। तो दूर से बैठ करके ऐसा लगता रहता है देखने में कि लेक्चर जो चल रहा है सर तो बड़ा इजी है, बहुत आराम है, आराम से बैठे रहना है और पेजेस देखने हैं और पढ़ा देना है। इट इज़ नॉट दैट इजी, इतना भी आसान नहीं है। तो कहानी कुछ और है, पीछे बहुत कहानियां रहती हैं, तो कहानी कुछ और है। नाइट्रोजन द्विपरमाणविक अणु है, जबकि फास्फोरस P4 ऐसा क्यों? द्विपरमाणविक है, ये गैस के रूप में भी रहता है नाइट्रोजन ना। तो नाइट्रोजन के बारे में हमको पता होना चाहिए कि इसमें बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है बाबू? तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने दोनों नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन दिया। ये नाइट्रोजन 5 और 3 8 करके अपना अष्टक पूरा करेगा, तो ये नाइट्रोजन भी 5 3 8 करके अपना अष्टक पूरा करेगा। और इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में हम देखेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, यानी दो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाकर क्या बना रहे हैं? N2 बना रहे हैं। दो नाइट्रोजन के परमाणु के बीच में कौन सा बंधन है? कौन सा बंधन है? ट्रिपल बॉन्ड है। अभी हम जस्ट आपको पढ़ा रहे थे ऑक्सीजन वाले केस में कि एक सिग्मा है और एक एक सिग्मा और कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड है। सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक। और जब जब सिग्मा और पाई बॉन्ड बन जाए बाबू, तो वो अवस्था कैसी हो जाएगी? कमजोर बंधन के साथ अवस्था कैसी हो जाएगी? गैसीय अवस्था। मतलब बहुत अच्छा। लेकिन जब बात P4 की होती है ना, इसका फोटो भी बनवाए थे हम आपको P4 की, तो P4 में कौन सा बॉन्ड दिखा हमको? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो है वो अस्थाई बंधन होता है, दृढ़ता भी प्रदान करेगा। सिग्मा बॉन्ड होता है, अस्थाई भी होता है। तो इसका कारण भी हम यही देंगे। क्या देंगे? हम लिखेंगे N2 अणु कैसा है? द्विपरमाण्विक है। दो परमाणु है ना, द्विपरमाण्विक है, द्विपरमाण्विक है। और क्या लिखेंगे? इसमें सिग्मा भी है और पाई बॉन्ड है, जिस वजह से ये क्या हो जाते हैं? गैसीय हो जाते हैं। जिस कारण, ध्यान रखिएगा, सिग्मा और पाई से क्या हो रहा है? वो गैसीय। जिस कारण ये किस अवस्था में है? ये गैसीय अवस्था में रहते हैं, ठीक है। अब आइए P4 का। P4 एक चतुष्परमाण्विक अणु है। चतुष्परमाण्विक अणु है। सर सबका फोटो बनाए सर, इसका नहीं बनाए? अरे सब बनाए थे यार। फास्फोरस का भी ना बाबू, जैसे इनका यहाँ देखो ना, यहाँ 3 का बन रहा है ना, तो हम आपको एक रिंग जैसा बनाए होंगे, ऐसा फोटो बना करके हम आपको अंतर बताए होंगे। आपको ध्यान होना चाहिए। ये आप नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ रेफर करना है? ग्रुप नंबर 15 में चले जाना है, इंट्रोडक्शन में आपको दिख जाएगा। P4 एक चतुष्परमाण्विक अणु है जहां कितने आबंध होते हैं? एकल आबंध से, एकल आबंध से परमाणु संतुष्ट संतुष्ट रहते हैं। एकल आबंध इन्हें अस्थाई बनाता है। जबकि हमको मालूम है, देखो ध्यान से, प्रश्न है नाइट्रोजन द्विपरमाण्विक अणु है, क्यों है? क्योंकि ये गैस के रूप में रहता है, और गैस के रूप में है क्योंकि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है, इसलिए द्विपरमाण्विक। फास्फोरस P4 के रूप में, क्योंकि P4 के रूप में ही ये अस्थाई बॉन्ड बनाता है, अस्थाई बंधन बनाता है, इसलिए ये P4 के रूप में पाया गया। हमको नहीं बनाना है, ये इस रूप में पाए जाते हैं, ये घटना हो चुकी, हमको बस बताना है कि ऐसा क्यों। तो नाइट्रोजन जो है वो N2 के रूप में है क्योंकि इनमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है, गैस के रूप में ये रहते हैं, तो जो गैस के रूप में रहेगा उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा, जिसलिए ये N2 में है, ये मतलब होता है। फास्फोरस P4 के रूप में है क्योंकि ये P4 के अवस्था में ही अस्थाई बने हुए हैं, इसलिए ये P4 के रूप में है। आया बात समझ में? स्क्रीनशॉट लो इसका भी। क्वेश्चन देखिएगा, BCl3
लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। पूर्ण विराम। क्यों? BCl3 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं क्यों? ये क्वेश्चन है। तो BCl3 लुईस अम्ल, पहले तो आप ये जानो लुईस अम्ल तो फिर सर लुईस क्षार भी होता होगा। लुईस क्षार भी यस होते हैं, हम आपको बताए हैं। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी, जिसको हम बताए थे बाबू लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन जब भी त्याग करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन का एक साथ, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का अगर त्याग करते थे तो क्षार थे। अभी अम्ल है, यानी इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। BCl3 बोरोन बीच में, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन परमाणु संख्या 5, तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो ये हो गए 1 2 और एक 3, देखो, और टोटल हो गए 5। ध्यान देना खाली बात को। 3 क्लोरीन आ गए इसके पास Cl3, तो एक क्लोरीन यहां, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 होंगे, 2 2 4 2 6 और एक 7। एक क्लोरीन यहां आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। एक क्लोरीन यहां आ गया सर, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा बात को नोट करोगे सर, क्या क्या बोला गया? क्लोरीन इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने से मिलाए, इस एक इलेक्ट्रॉन को मिलाया, इस एक इलेक्ट्रॉन को मिलाया, ये तो अपना अष्टक पूरा कर लिया। बोरोन को हम देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 होते हैं। जब बोरोन, ध्यान रखोगे, जब बोरोन अपने इस इलेक्ट्रॉन को भी शामिल करता है तब अष्टक बनाते हैं। ध्यान दे रहे हो बाबू? 2 4 6 8, जब इस इलेक्ट्रॉन को भी शामिल किया। जबकि बंधन में हमको कुछ और ही दिख रहा है। बंधन में दिख रहा है एक साझेदारी Cl से, एक साझेदारी Cl से, एक साझेदारी Cl से। बोरोन परमाणु संख्या 5, 2 और 3। बाह्यतम कक्षा में तो 3 है, ये है, तो 3 है तो उसको 3 का त्याग करना चाहिए था, बट यहां देखो क्या किया, 3 से जुड़ गया। लेकिन साथ में ये अपना अष्टक तभी पूरा कर पाया बाबू जब ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ भी खेला होगा। तब ये क्या करेगा? ध्यान दो बाबू, जब तक ये कहीं से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन को, ध्यान दो ना यार, कैसे बनेगा? 3 है इसके पास, 2 4 2 6 हो चुका है, 3 इसके बाह्यतम कक्षा में है, 2 4 2 6 हो चुका है, 1 2, ये इसका है, ये क्लोरीन का, ये इसका, ये क्लोरीन का, ये इसका, ये क्लोरीन का, तो हड़पा ना इसको। तो इसको मत देखो, 6 हो चुका है, तो बाहर से जरूर ये चाहेगा किसी के साथ संबंध बनाना, बुलाना। क्यों बुलाएगा? क्योंकि 8 नहीं पूरा, 8 मिलेगा तभी से स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जब भी ये बाहर से बुलाएगा तो एक ही बार में ये कितने को बुलाएगा बाबू? 2 इलेक्ट्रॉन को। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को ही ग्रहण करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। जैसे वो लोन पेयर का त्याग करता था ना 2 गो का, ये ग्रहण भी करेगा तो 2 गो का। जब ये 2 का, ये अभी हम समझने के लिए मिलाया है, इसका ये मतलब नहीं कि कंपाउंड में आ गया। ये नहीं आए हैं कंपाउंड बनाने में, 3 आए थे। मतलब अगर हम, समझाने में भी डर लगता है यार, तुम क्या समझ जाओ। अभी हम देखेंगे क्या कि यहां सिर्फ ये देखो, बोरोन का 3 थे ना, बोरोन का 1 2 3 रिएक्शन में ले लिया भाग, अष्टक नहीं बना पाया। भाई रिएक्शन कब होता है? जब अष्टक बना पाएगा, जब त्याग हो गया पूर्ण रूप से, तभी ना। पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो रहा, ये सहसंयोजक बंधन बना है। बोरोन को अपने 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करना चाहिए था? पूर्ण रूप से त्याग, त्याग नहीं हुआ बाबू, ये साझेदारी हो पाया। अब साझेदारी होगा तो अष्टक बनेगा, तभी ना सही साझेदारी होगा। तो अष्टक बनाने के लिए इसके पास तो 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन बना। तो 8 करने के लिए इसको बाहर से क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये संबंध बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को ग्रहण करेंगे, जिस वजह से BCl3 किसके तरह व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल। क्योंकि क्योंकि लुईस अम्ल कौन होते हैं? लुईस अम्ल, लुईस अम्ल वे यौगिक हैं जो रासायनिक
अभिक्रिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। पूर्ण विराम। BCl3 में बोरोन क्लोरीन से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ता अवश्य है, जुड़ता अवश्य है, किंतु स्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए, अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए उसे कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हुआ था ना बाबू, 2 4 2 6, 6 ही हुए थे। 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहती है, जो BCl3 को लुईस अम्ल बनाती है, लुईस अम्ल बनाती है। फोटो कौन सा डालेंगे इसमें? ये वाला, ये नहीं, ये वाला फोटो डालेंगे। बाहर से ऐसे एरो दे देंगे, एरो देंगे इस पर, ताकि ये पता चले कि 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा, ताकि दिखे कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को आज समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये प्लेलिस्ट पसंद आया हो, और विशेष जानकारी के लिए अगर आपको कुछ विशेष पूछना हो पी ब्लॉक एलिमेंट से, तो इसके लिए भी आपको कमेंट करना चाहिए, ताकि हम आपको इस बात का सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकें। ये सारा टॉपिक बिहार बोर्ड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से सॉल्व किया गया है, तो त्रुटि होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर त्रुटि है तो उसके बारे में भी आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी रहेगा, तो फीडबैक देने में कोई कोताही ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ताज क्लासेस सिंस 2016 फ्रॉम विलेज टू विक्ट्री के साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।